expertization of their peer Baba. They admitted that the first cousin of the boy died 2 years back because of the severe jaundice. This is Sai. Actually, I want to write Sai actually. Sai is the black type of a jaundice. It is called Sai. On examination, the temperature is 98 degrees Fahrenheit, pulse 106. It is high volume because the patient was anemic, and the blood pressure is lowered down 89/55. Coughing was positive, anemia was positive, coarse tremors were present on the movements of the limbs. There are kinetic type of the tremors. The pedal edema was positive. Liver is palpable, 4 cm. Liver span was 16 cm. In Pakistan, 11 cm is the maximum one. ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत ड्रिंकर है तो 12 सेंटीमीटर है, या 16 सेंटीमीटर enlargement. He had stammering type of speech with myokymia in the face muscles. They are twitching of the face muscles. Now, hemoglobin is 9 gram. The mean corpuscle volume is 80. The MCS is 27. MCH is 32. Total leukocyte count is 3,500, which is about normal, but on the lower side. The platelet is 1,40,000, which is definitely thrombocytopenia. The random blood sugar is 144. Blood urea was 32. Serum creatinine 0.9. I am coming to the LFT. The total bilirubin is 2.93, is around 3. Direct is 1.1. ALT is 99. AST is 122, which is higher. GGT, gamma GT is 90, and alkaline phosphate is 778. It is a hepatocellular type of a jaundice. Clinically, it is a hepatocellular jaundice, hepatic jaundice. What is the differential diagnosis? What other investigations are helpful? What is the most likely diagnosis? How will you manage? ये 4 क्वेश्चंस हैं, पूरी ज़िंदगी आपका पीछा करते रहेंगे. चाहे हम RCP देने जाएं, चाहे वो प्लैब देने जाएं, या आप USMLE देने जाएं, या कैनेडियन एग्जामिनेशन देने जाएं, वो 4 क्वेश्चन आपसे करते हैं. अगर आप चारों क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं उनको, तो दे आर सेटिस्फाइड. अब चाहे वो इसको BCQ की शक्ल में दे सवालात दे दें या किसी भी शक्ल में दे दें, करना उन्हें 4 पार्ट में है इसको. तो आप भी इसी तरह कीजिए. इसका सॉफ्ट डेटा ये कि यंग है, जिसको जॉन्डिस हुआ पेशेंट को, उसने न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन दे रहा है. बहुत सारी डिजीज में होती हैं, नई बात तो नहीं है. और उसने जो है ना पेरिफेरल सेगमेंट ऑफ द लिवर है इस पेशेंट को, जबकि जो है इसका जो रीनल फंक्शन है वो नॉर्मल है पेशेंट का. इसको कोई अदर सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ कि लिवर इन्वॉल्व है और लिवर के साथ ब्रेन इन्वॉल्व है. यहाँ पे जो है 2 सिस्टम्स जो है ना वो इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर फोकस किया जाए. ये सॉफ्ट डेटा है. हार्ड डेटा ये कि स्पेसिफिकली जो है इसके अंदर जो हेपेटिक जॉन्डिस है जिसके बारे में बात की, तो उसका कोई इफेक्ट है शायद ब्रेन के ऊपर. प्रोबेबली उसने हेपेटाइन के फेफड़े जो है वो की है, या ये क्योंकि ये डिजीज़ अलग है, हेपेटिक डिजीज़ अलग है और जो है ब्रेन की डिजीज़ अलग है. ये कोमॉर्बिड्स हैं आपस में. हार्ट डेटा के अंदर जो बात बनती है वो ये है कि देर आर सर्टन मार्कर्स ऑफ द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन विच आर elaborated in this scenario. फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर है कि दोनों को करना पड़ेगा. एक तरफ लिवर को आपको करना है तो पूरा करें, लिवर की हर चीज़ को करना पड़ेगा. PTNR भी आपको करना है, उसका लिवर जो है उसका अल्ट्रासोनोग्राफी करना है. अगर मज़ीद करना है तो CT करना है, उसका एब्डोमेन का और लिवर को देखना है, आर्किटेक्चर देखना है उसका कि वो किस टाइप का आर्किटेक्चर है. उधर आपको जो है ना वो न्यूरोलॉजिकल सर्वे करने के लिए जो है ना सारे टेस्ट जो न्यूरोलॉजी के अंदर हम करते हैं, ट्रेमर्स के लिए हम टेस्ट करते हैं, वो आपको सारे कराने. विटामिन B12 से लेके B6 से लेके जिससे ट्रेमर डेवलप होते हैं वो सारे के. एक बच्चा है ज़ाहिर है उसको पार्किंसन डिजीज़ तो नहीं हो सकती ना भाई, लेकिन इस ध्यान में लाते हुए कि इसको कोर्स ट्रेमर्स हो रहे हैं तो हमने MRI भी कराना है देखने के लिए
कि ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। तो मेटाबॉलिक कॉज इंक्लूड करके जो मैंने फंक्शनल कॉज के लिए एमआरआई करानी पड़ेगी, और इनके बेसिस के ऊपर जो है ना मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी। और इसके अंदर जो है चूँकि सस्पेक्ट किया जाता है कि ये याद रखिए कि जब भी यंग पेशेंट आए, इसको जो है आप 3 दफ़ा दोहराएं अपनी ज़िंदगी में, और उसको जॉन्डिस हो जाए, और वो जॉन्डिस जो है वो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस हो। जो डिजीज़ हैं अपने ध्यान में आपको रखनी है, अदर दैन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या सी के अलावा, 3 डिजीज़ के अलावा जो आपने रखनी है वो लिखनी है। विल्सन डिजीज़ लिखनी है, हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन, अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी भी रखनी है। और तीसरी जो डिजीज़ रखनी है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, इसके अलावा एंजाइम डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स हैं लिवर की, इसके अंदर जो है ना बहुत सारे डिसऑर्डर हैं। इसके अंदर जो है वो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड बन नहीं पाता, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बाहर नहीं आ पाता, उस किस्म के डिसऑर्डर्स हैं लिवर के। तो कहने का मकसद ये था, ये डिजीज़ जो है ना जब इन्होंने ध्यान में रखी है, देखो ए को हेपेटाइटिस ए को एक्सक्लूड कर दिया, बी को एक्सक्लूड कर लिया, सी को एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने, डी ई को एक्सक्लूड कर लिया, इनमें से कोई भी वायरल हेपेटाइटिस नहीं था। तो फिर बच्चे को जॉन्डिस क्यों हुआ, समझिए पैदा होता। लिहाजा उन्होंने क्यों न्यूरोलॉजिकल साइंस थे तो सारे सबसे पहली जो डिजीज़ आई विल्सन डिजीज़ आई। अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते तो अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन आती, बिकॉज अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन इज एसोसिएटेड विद एम्फिसीमा। और थर्डली ये कि अगर उसको जो है ना मैसिव हेपेटोस्पेलोमेगाली होती और इंटेलेक्चुअल फंक्शन डिलेड होते तो फिर आप इन्फ्लेटेटिव डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को लीडिंग टू द लिवर डिस्टर्बेंसेस सोच सकते थे। इस पेशेंट का जब जो है ना उन्होंने किया एग्जामिनेशन किया तो केसर प्रेशर रिंग इनको मिल गया। दिस स्पेसिफिक लीजन विच इज स्लिट आई लैम्प एग्जामिनेशन में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोल देता है कि केसर प्रेशर रिंग है। अब किसी को है तो वो नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता, आप में या मुझ में नहीं हो सकता, इत्तेफाकिया भी नहीं निकल सकता। केशियर फ्लेचर रिंग इज द साइन क्योन ऑफ वन डिजीज एंड दैट इज विल्सन्स डिजीज। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज द विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज जो है नंबर 1 प्रीडोमिनेंटली लिवर हो सकती है, नंबर 2 प्रीडोमिनेंटली न्यूरोलॉजिकल हो सकती है लेकिन लिवर इतना इन्वॉल्व ना हो, और थर्ड ये है कि दोनों मिक्स हो सकती है। लाइन्स ऑफ मैनेजमेंट ये है कि जाहिर है कि जो है इट इज़ दी कॉपर डिस्टर्बेंस, तो कॉपर को आपको चेकआउट करना है। जो कॉपर है जिस्म के अंदर टोटल कॉपर, उसको आपको हाफ से कम कर देना है। लिहाजा द ड्रग्स इन्वॉल्व हियर are the shielding agents or the drugs which can excrete the calcium to outside the body. The Wilson disease is also called hepatolenticular degeneration because the lenticular is a basal ganglion, lenticular basali, and hepato means liver. Liver के साथ जो है अगर basal ganglion involve हो गया और degeneration हो गई because of the deposition of the copper is called Wilson disease. Background ये था कि ये कनार विल्सन है ऑटोसोम 1912 में। ही हैज़ डिस्कवर्ड अ म्यूटेशन ऑफ ATP78 जीन ऑन क्रोमोसोम 13 एंड इज गॉट डिफेक्टिव बिलियरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर। ये भी उसने पकड़ लिया। 30 इफेक्टेड इंडिविजुअल पर मिलियन पॉपुलेशन इन्होंने बताया एट द इंसिडेंस। पाकिस्तान का सुन लीजिएगा कि मैंने अब तक ये केसेस देखे हैं 5 total in my 37 years of clinical practice plus 5 years of मौजूद। तो 43 साल में 44 साल में मैंने 5 केसेस देखे। एक तो ये था कि वो इंडिविजुअल केस देखा है, और 4 जो देखे वो फैमिली में एक ही फैमिली के लोग थे। मेजॉरिटी डायग्नोसिस जो है ज़्यादातर यंग थे, वो 15 to 35 ईयर्स पे, क्योंकि इनका सर्वाइवल इससे ज़्यादा होता नहीं है। चिल्ड्रन प्रेजेंट विद द लिवर डिजीज, अडल्ट
ज़्यादा चिल्ड्रन जो है ज़्यादातर जो पकड़े जाते हैं लिवर डिजीज में पकड़े जाते हैं, लेकिन उनको होती भी न्यूरोलॉजिकल होता है। जब आप एग्जामिन करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इज देयर। कि अडल्ट्स में जो न्यूरोलॉजिकल साइन प्रीडोमिनेंट होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता किसी का कि यार इसको देख लोगे, ऐसे जॉन्डिस तो नहीं है कहीं। कॉपर फंक्शन क्या करता है? इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ द बॉडी टुगेदर विद आयरन। इट इनेबल्स द बॉडी टू फॉर्म द रेड ब्लड सेल। ये कितने लोगों को पता है बात? It helps maintain healthy bones, blood vessels, nerves, and immune function. And it contributes to the iron absorption. Sufficient copper in the diet may help prevent cardiovascular disease and osteoporosis too. याद रखिए, स्टमक के अंदर अगर आपको फेरस से फेरिक बनाना है, आयरन को एब्जॉर्ब कराना है, फेरिक से फेरिस बनाना है और एब्जॉर्ब कराना है, तो आपको बहुत सारी चीज़, एक तो एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए नंबर 1, नंबर 2 आपको एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए नंबर 2, नंबर 3 आपको जो कॉपर लाजमी तौर पे चाहिए। कॉपर जो है ट्रेस एलिमेंट है, याद रखिएगा। उसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन आसान होती है और जो है वो आयरन मेटाबॉलिज्म आसान कर देता है। दिस इज द थिंग। बट सेलुलोप्लाज्म एंजाइम है, इज एंजाइम इन द कॉम्प्लेक्स एंड सेवरल फंक्शन हैव बीन प्रपोज्ड विद द सेलुलोप्लाज्मिन, इंक्लूडिंग कॉपर ट्रांसपोर्ट को उठाना, ट्रांसपोर्ट करना, उसका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फेरस आयरन हम पहले बता चुका, और एरोमेटिक अमाइंस की फॉर्मेशन में लिवर में मदद करता है सेलुलोप्लाज्मिन। वैसे यूनिस ये है कि जो है ना किसी तरह से कॉपर जो है इसके अंदर जो है ना, या तो कॉपर ज़्यादा तादाद में चला गया है जो कि कैटाबलाइज नहीं हुआ, या सेलुलोप्लाज्मिन फंक्शन नहीं कर रहा। कॉपर आ रहा है लेकिन कॉपर की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, बात ख़त्म हो गई। इट इज़ नॉट यूजुअली सीन। आप जाएँ जाके कॉपर को फाँक लें। कॉपर इज़ यूज बाई दी हिकमत, हकीम जो है ना इस्तेमाल करते हैं, और उनसे होता ये है कि किडनी डैमेज हो जाती है। मसला लिवर से ज़्यादा, ब्रेन से ज़्यादा किडनी का है। इट इज़ द डिफेक्टिव ATP78 जीन इन क्रोमोसोम 13, ये दरियाफ्त कर लिया गया था। और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये है कि कॉपर एक्सक्रीशन इनटू द बाइल विल बी रिड्यूस्ड एंड द कॉपर बाइंडिंग विद द सेलुलोप्लाज्म इज रिड्यूस्ड, so there will be increased copper in the body and deposition. Now deposition occurs in different parts of the body. अगर लिवर में जाएगा तो उसके अंदर सीरियल ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो मैं पहले बता चुका था जब मैं आपको लिवर, क्रॉनिक लिवर डिजीज पढ़ा रहा था। ये हर किस्म का प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकता है। डिपॉजिट होगी जब चीज़ अंदर जाएगी 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 और हेपेटोसाइट्स का डिसफंक्शन करेगी तो अल्टीमेट जो है ना वो सिरोसिस हो जाएगा। फ्री कॉपर जो है डायरेक्ट एक्ट करता है बोन मैरो पे और हेमोलिसिस कर देता है। तो इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनी में भी कर सकता है। ये फ्री कॉपर आई के अंदर जाएगा और डेसिमेट्स मेम्ब्रेन जो कॉर्निया पे होती है वहाँ पे करके कैसे प्रेशर रिंग कर देगा। मैं यहाँ रुकूँगा और एक अहम तरीन बात आपको बता दूँगा। जब भी केसर प्रेशर रिंग होगा किसी को, हमेशा न्यूरोलॉजिकल साइंस होंगे इसको। हाँ, ये कि आपको करना नहीं आता इलिसिट, ये एक अलग बात है। दिस इज द रूल ऑफ न्यूरोलॉजी। If the Kessar pressure ring is there, there should be some neurological deficit present in this person, underlying in your brain. So a lot of neurological disorders occurs, and basis की जो बेसल गैंग्लिया है। So बेसल गैंग्लियल डिजीजेज ज़्यादा हैं, लेकिन और जगहों पे भी जहाँ जहाँ कॉपर डिपॉजिट होता है सेरिबेलम में, इधर उधर, वो उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन उसकी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो है ड्यूडेनम के अंदर पहुंच गया, कॉपर एब्जॉर्ब हो गया, कॉपर लीवर के अंदर चला गया, उसने अपना फंक्शन कर दिया। अब ये जो होता है ये बाहर निकलेगा, इसको बाहर भी तो निकालेंगे ना, तो काम पूरा हो गया। तो ये जो बाहर निकलता है ये बाइल में बाहर आता है और ये कॉपर एक्सक्रीशन करता है फीसिस के अंदर। इसका बाइल के अंदर बाहर आना ज़रूरी है। ये यूरिन के अंदर से जो है इसका बहुत कम है, 9 to 10% भी नहीं होता।
मेरा बिलियरी एक्सक्रीशन नॉर्मल होना चाहिए। अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाए तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, हाँ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा इसके अंदर, बॉडी के अंदर, क्योंकि एक्सीड नहीं हो पाएगा और फिर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस किसी वजह से हुआ था, मरा वो किसी डिजीज की वजह से, कॉपर डिपॉजिशन की वजह से। अब देखें ना, ये मेडिसिन है, मेडिसिन की इंटरेस्ट देखिए हम किस तरह, कितने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये, कि अगर आप एक चीज़ पकड़ लेते हैं, दुम पकड़ लेते हैं, तो आप उसको एंड तक ले जाते हैं बड़े आराम से। तो ये डेली रिक्वायरमेंट आपकी जो होती है, ये ट्रेस एलिमेंट लेस देन 0.8 मिलीग्राम है। ये जो फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, बेवरेजेस में पाया जाता है, और दूसरी जो हम आम ग़िज़ाएँ खाते हैं उनमें भी होता है, वेजिटेबल्स में होता है। लेकिन ये जो है मीट वगैरह, ये दूसरी चीज़ें उनमें भी होता है, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन, जहाँ पे भी आयरन होगा वो आयरन का दुमचल्ला है, वो कॉपर है, लिहाजा ये मौजूद होता है, आप लेते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर एक्सक्रीट हो जाता है स्टूल के अंदर, और 0.8 मिलीग्राम जो है रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर 0.2 से 1.2 मिलीग्राम एक्सेस हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होता है कि 90% बाइल्स में एक्सक्रीट होकर फीसिस से निकल जाता है और कुछ भी नहीं होता। फिर कॉपर के 10% यूरिन, मैंने पहले बताया था कि निकल जाता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर इम्पेयरमेंट ऑफ एक्सक्रीशन हो जाए, अगर यहाँ से भी ना निकल पड़े और वहाँ से भी ना निकल पड़े, तो दोनों जगह से कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा तो उसका मसला बुनियादी तौर पर जो है वो क्या करता है, ये बुनियादी जो है ना इसका ये कि कॉपर वाटर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिवर में एक्ट करता है और बनाता है कॉपर 2, इन वैलेंसी इसकी सब 2 है, प्लस OH प्लस OH, ये रेडिकल्स हैं। और कॉपर की जो यहाँ वैलेंसी है वो +2 आज़ादाना वैलेंसी है। और इस चीज़ को जो कहते हैं वो ROS कहते हैं, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेक्ट्रा। और 5 मरतबा दोहराएं इसको, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेक्ट्रा। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेक्ट्रा आर द मेन प्रॉब्लम which is created by the copper which is deposited in the liver elsewhere. अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेक्ट्रा बन गए तो ये मसला प्रोड्यूस करेंगे। नंबर 1 के जनरल टिश्यू डैमेज कर देंगे, सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर देंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कर देंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंजाइम इनहिबिशन, DNA क्रॉस लिंक्स को ख़राब करेंगे। उसकी वजह से ये होता है कि ट्यूमरोजेनेसिस हो जाएगी लिवर में, और लिवर में ट्यूमर डेवलप हो जाएंगे। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अलावा भी ट्यूमर होते हैं जो सिर्फ कॉपर से रिलेटेड होते हैं। और ब्रेन के अंदर जो, अगर यही रॉस की बात की थी आपने, वहाँ हो जाए तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाएंगे, डिमेंशिया डेवलप हो जाएगा, और बहुत सारे हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है 98% हैव केसर प्रेशर रिंग्स, जो मैंने बताया, बड़े टॉर्च लेके देखते हैं लोग, बट टॉर्च से नज़र नहीं आता भाई, ये नज़र आता है स्लिट आई लेंथ से। डेसिमेट मेम्ब्रेन है जो कि कॉर्निया और स्क्लेरा के दरमियान एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर ये डिपॉजिट होता है, तो ये वहाँ पे नज़र आता है। क्लासिफिकेशन इसकी ये है कि डिसआर्थरिक टाइप का है, ये डिस्टोनिया है, ट्रेमलस है, सूडो स्क्लेरोटिक और पार्किंसनियन सिम्टम्स हैं इसमें। अब ये कम लिखा गया है, इससे भी ज़्यादा है रहता है। ये कोरियो टाइप का है, ये डिमेंशिया टाइप का है, सीजर टाइप का है, हाइपररिफ्लेक्सिया है, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन है, राइजर सार्डिनोलिकस है। राइजर सार्डिनिकस जो है वो आपने कहाँ पढ़ा था? याद है आपको कि ये जो है, ये जो होता है टेटनस में होता है, इसमें ऐसा लगता है जब पेशेंट स्माइल कर रहा है। पेशेंट जो होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, पेरी और ओरल, तो दूसरा आदमी ये समझता है कि इसको देख मुस्कुरा रहा है। दिस इज राइजिस सार्डिनोकस। साइकेट्रिक सिम्टम इसके अलग होते हैं जो बिल्कुल अर्ली रिप्रेजेंटेशन में
आपको गुस्सा, ये सारी चीज़ें। और डिप्रेशन मोस्ट कॉमन होता है, फिर माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिप्रेशन होता है। ये कैसे प्रेशर रिंग है जो उन्होंने ये बना के आपको बता भी दिया, बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है ये। और यही डायग्नोस्टिक पॉइंट है इसका। द हेपेटिक मैनिफेस्टेशन ये रेंज फ्रॉम द एसिम्प्टोमेटिक डिजीज टू द एक्यूट लिवर फेलियर। वो सारे के सारे मैंने जितने भी स्टेजेस बताए थे लिवर डिजीज़ के, वो सारे होते हैं इसमें। यंगर पेशेंट डेवलप एक्यूट हेपेटाइटिस विद इंक्रीज AST एंड जॉन्डिस एंड abdominal पेन, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। एक्यूट लिवर फेलियर कराकर कुम्स नेगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया आ जाएगा। इनडायरेक्ट हमें, मैंने आपसे कहा इसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में बढ़ जाएगा, भी कॉपर जो होता है वो डायरेक्ट हिमोलाइज करता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है, कुम नेगेटिव होता है। यूरिक एसिड बिकम लो, कोई चांस ही नहीं जब बनेगा बेचारे को, अमोनिया बनेगी तो यूरिक एसिड बनेगा ना भाई। नॉर्मल लो नॉर्मल अल्कलाइन फॉस्फेटेस एंड कोगुलोपैथी रेनल फेलियर। बच्चों के अंदर वैसे भी अल्कलाइन फॉस्फेटेस जैसे कि 500, 600, 700 वैसे ही होता है। जो यंग ग्रोइंग चिल्ड्रन में वैसे ज़्यादा होता है। लोग आते रहते हैं माओं को लेके, माएँ कहती हैं जी ये इस बच्चे को बीमार है, इसका 480 आ गया है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, इसमें नॉर्मल 220 लिखा हुआ है। 5 जगह चक्कर लगा के आइए मेरे पास। मैंने बताया उसको कि भाई ये ग्रोइंग एज है, इसके अंदर 400-500 तक नॉर्मल रहेगा जब तक 21 साल की उम्र नहीं हो जाए। इसके लिए आपको भी ये बात बताने का मकसद ये था कि आप ज़िंदगी में याद रखें इस बात को। डायग्नोज ये वेस्टर्न डिजीज़ जो है एज 5 to 40 या डिक्रीज सेरोप्लाज्मिन लेवल्स का आपको प्रूव करने हैं। कैसे प्रेशर रिंग्स को प्रेजेंट करना है आपको बाय ऑप्थेल्मोस्कोप। हाई इंडेक्स ऑफ क्लिनिक सस्पिशन होना चाहिए, मल्टी सिस्टम सिम्टोमेटोलॉजी होनी चाहिए, फैमिली स्क्रीनिंग ऑफ द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मस्ट बी अंडरटेकिंग। ये एक्चुअली ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ये रिसेसिव डिजीज नहीं है, इसके अंदर जो है ना ग्रुप ऑफ फैमिलीज आर इन्वॉल्व। यहाँ से तो कह सकते हैं हैरिसन इसको नहीं मानता, अगर बेटे को हो गई है तो उसके बेटे को हो जाएगी, ये वो नहीं मानता ना। अनएक्सप्लेन लिवर डिजीज आपके पास आई, आपने 24 आवर जो है ना क्या किया, सेलुलोप्लाज्मिन करा लिया। 24 आवर यूरिनरी जब आपने कॉपर भी कराया, सेलुलोप्लाज्मिन भी कराया, सीरम सेलुलोप्लाज्मिन कराया, 24 आवर यूरिनरी कॉपर कराया, स्लिट आई लैम्प एग्जामिनेशन करा ली, 3 चीज़ें करा ली। अब अगर आपके पास KF रिंग प्रेजेंट था, ठीक है ना जी, मौजूद था, तो सीरम सेलुलोप्लाज्मिन जो है लेस देन 20 मिलीग्राम है इस केस के अंदर, और 24 आवर यूरिन कॉपर जो है वो 40 माइक्रोग्राम है, तो ये केस डायग्नोज हो जाएगा। या ये कि KF रिंग प्रेजेंट है और सेलुलोप्लाज्मिन लेवल 20 से ज़्यादा है, करीब है, लेकिन 24 आवर यूरिनरी कॉपर जो है वो 40 माइक्रोग्राम से ज़्यादा है। इसमें जो है ना लिवर बायोप्सी और हिस्टोलॉजी और कॉपर क्वांटिफिकेशन ये करना पड़ता है। लिवर बायोप्सी में 250 माइक्रोग्राम ड्राइवेट डायग्नोस्टिक है, इसका क्लू है विल्सन डिजीज़ का। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि KF रिंग्स एब्सेंट हैं, अभी तक तो प्रेजेंट थे, लेकिन जो सेरोप्लाज्मिन लेवल है वो लेस देन 20 है, और 24 आवर यूरिन जो कॉपर है वो लेस देन 40 है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा है, सेरोप्लाज्मिन। इसमें आप लिवर बायोप्सी करेंगे, अगर आपको लिवर बायोप्सी कॉपर क्वांटिफिकेशन मिल जाता है, जो मैंने पहले बताया था, तो डायग्नोसिस बन जाएगी। और चौथी सूरत ये है KF रिंग भी एब्सेंट है और इसमें सेलुलोप्लाज्मिन लेवल लेस देन 20 है इस पेशेंट के अंदर, नॉर्मल है ये। बट इसके अंदर एक चीज़ आई है कि 24 आवर यूरिनरी कॉपर एक्सेशन ज़्यादा है। इसमें जो शुबा होगा वो ये कि लिवर बायोप्सी आपको करनी होगी और इसका ड्राई वेट निकालना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट डायग्नोज दिस। डायग्नोसिस इज 24 आवर यूरिनरी कॉपर एक्सेशन, कंसंट्रेशन 100 माइक्रोग्राम पर 24 आवर डायग्नोस्टिक है इसका। पेंसिलिन चैलेंज दे के देखते हैं कि फिर कॉपर एक्सक्रीशन कम होती है या नहीं होती। सीरम कॉपर
नॉन सेरोप्लाज्मिक बाउंड कॉपर है, डायग्नोस्टिक टेस्ट विल्सन है। सीरम कॉपर जो है माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर 3 to अंडर 20 के करीब होता है ये। वेरिएबल है, मल्टीपल कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं। अनट्रीटेड विल्सन डिजीज नॉन सेरोप्लाज्मिक कॉपर लेवल्स 25, 26, 27 जितना ज़्यादा होगा उतने सेरोप्लाज्मिक लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। और सीरम सेरोप्लाज्मिक लेवल शुड बी बिलो 20। लो लेवल सीन 1% नॉर्मल पॉपुलेशन, 10% ऑफ द हेटेरोजेनस कैरियर ऑफ डिजीज। ये 20 मिलीग्राम से हमेशा ज़्यादा होता है तो ये अपना फंक्शन सही कर सकता है। अगर ये 20 मिलीग्राम से कम होगा तो ये अपना फंक्शन नहीं कर सकता, इस तरह से कॉपर जमा हो जाएगा। ये मैंके डिजीज़ और नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये सारी डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द कॉपर। द नॉर्मल सेरोप्लाज्मिक सीन इन 20% ऑफ द विल्सन डिजीज पेशेंट, ये याद रखिएगा। उनके अंदर जो दूसरा मसला पैदा हो केसर फ्रेशर रिंग्स का है और एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर का है। ये कौजा ने जो है ना ये बताया था कि इन डिजीज के अंदर जो है लो सेरोप्लाज्मिक लेवल 5.9% है, जिनके अंदर जो है 5.9% के अंदर लो सेरोप्लाज्मिक लेवल्स है और उनके अंदर जो है ना वो हेट्रोजिनस टाइप के जो है ना वो प्रेजेंटेशंस हैं। हेट्रोजिनस जो होते हैं प्रेजेंटेशन, तो इसलिए जो है ना वो डायग्नोसिस करने के लिए आपको AAG गाइडलाइन है कि एक्सट्रीमली लो सीरम प्लाज्मिक लेवल हो, लेस देन 5 शुड बी टेकन एज स्ट्रॉन्ग एविडेंस। मॉडरेटली सब नॉर्मल लेवल्स अगर होंगे तो फिर आपको लिवर बायोप्सी करनी पड़ेगी। सीरम सेरोप्लाज्मिक विद इन नॉर्मल रेंज डज नॉट एक्सक्लूड द डायग्नोसिस, लेकिन अगर नॉर्मल लेवल है तो डायग्नोसिस एक्सक्लूड नहीं होगा। अदर डायग्नोसिस ये हेपेटिक कॉपर कंसनट्रेशन जो आप करते हैं जो लिवर बायोप्सी, उसमें 250 माइक्रोग्राम पर ग्राम ड्राई वेट होना चाहिए, ये एटलीस्ट डायग्नोस्टिक है। ये केसर फ्रेशर रिंग सिट एग्जामिनेशन से होना चाहिए। मोस्ट पेशेंट विद न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स विद शो दी केफ रिंग्स 90% से ज़्यादा। 50 to 60% पेशेंट विद हेपेटिक विल्सन डिजीज होती है। कुछ लोगों के अंदर जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होते, सिर्फ लिवर डिजीज होती है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, आपको मैंने बता दिया था ATP7B ये इसकी जेनेटिक टेस्टिंग है। मैंने कहा था कि ये फैमिलीज़ के अंदर ग्रुप्स के अंदर ये मिल सकती है आपको। ना ऑटोसोमल रिसेसिव है ना डोमिनेंट है, ये ना सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये हेरिसन एक्सेप्ट नहीं करता इसको। ये जेनेटिक म्यूटेशन इन्होंने शो की है इसके अंदर। और लिवर बायोप्सी में ये है कि आपको माइल्ड स्टीटोसिस मिल जाएगा, यानी माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर स्टीटोसिस मिलेगा। तो मौजूद है हमारा इट इज़ इन्फिल्ट्रेटेड डिजीज, ग्लाइकोजेनेटेड न्यूक्लाई इन द हेपेटोसाइट्स, फोकल हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस मिलेगा। फीचर्स ऑफ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के जो आपको मिले थे, जैसे मैंने पहले पढ़ाए हैं, वो उसी टाइप से मिलेंगे आपको। फाइब्रोसिस, माइक्रोनोडुलर सिरोसिस मिलेगा। अर्ली स्टेजेस में कॉपर इन साइटोप्लाज्म, लेटर स्टेजेस इन लाइसोसोम में मिलेगा। ये लिवर बायोप्सी शो की गई है, इमेजिंग में लेंटिकुलर न्यूक्लियस को शो किया गया है। ये देखिए, आप डायग्नोस्टिक इंडेक्स अगर आप निकालना चाहें तो इस से निकाल सकते हैं कि कैसे फ्रेशर रिंग है तो 2 पॉइंट दे दें, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विद MR फाइंडिंग है 2 पॉइंट दे दें, कुम नेगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया 1 दे दें। यूरिनरी कॉपर के लिए इन्होंने रखे हैं पॉइंट्स, लिवर कॉपर कंटेंट के लिए रखे हैं, रोडोमिन हिस्ट्री ऑफ द लिवर के लिए रखे हैं, सीरम सेरोप्लाज्मिक के लिए और म्यूटेशन एनालिसिस के लिए रखे हैं। इनको वो जमा करते हैं और ये देखते हैं कि कितने पॉइंट स्कोरिंग होती है। जितनी पॉइंट स्कोरिंग होगी ज़्यादा उतना सीवियर विल्सन डिजीज़ होगी। गोल ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि कॉपर को आप बाहर करें, रोक दें उन चीज़ों को जिनमें कॉपर होता है और सिम्टोमेटिक कंट्रोल करें। पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन। अगर पेनिसिलिन से ये बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ट्राइंचिन दी जाएगी, ट्राइंचिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जिंक दी जाएगी,
और जिंक को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अमोनियम टेट्राथायो मोलिब्डेट या कोई और शील्डिंग एजेंट दी जाएगी। तो इनिशियल चिलेशन थेरेपी इसके अंदर दी जाती है। 24 आवर यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन जो है बढ़ जाता है, मेंटेनेंस फेज किया जाता है। एंड नॉन थर्मल कॉपर 50 to 150 माइक्रोग्राम पर लीटर में ये थेरेपी जो है इसको मॉनिटर किया जाता है। ये आपके लिए नहीं है याद रखने के लिए। असल बात यह है कि अगर ये भी फेल हो जाए तो आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। डिकम्पनसेटेड लिवर अनरिस्पॉन्सिव टू द मेडिकल थेरेपी एंड 1 year सर्वाइवल फॉलोइंग लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज 79 to 80%। लॉन्ग टर्म आउटकम में विल्सन डिजीज़ ये है कि अगर आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा भी कर दिया है पेशेंट का, तो इसकी जो सर्वाइवल है वो जो स्टडी की गई है वो 5 years से 14.8 years से 11.4 years एवरेज फॉलोअर्स होते हैं, इसकी ज़िंदगी होती है इनकी। और जो है ना ऑर्थोटोपिक लिवर जो ट्रांसप्लांटेशन है वो सिरोसिस और के साथ जो है वो इम्प्रूवमेंट करता है मोटर फंक्शन को, डिसप्रेशन और के फ्रेंस करता है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द कॉपर बैलेंस करता है और रिवर्सिव एमआरआई एब्नॉर्मलिटीज़ करता है। अगर आपने ऑर्थोटोपिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया है तो आपके न्यूरोलॉजिकल फीचर्स कम हो जाएंगे। ऑर्थोटोपिक जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो प्रेजेंट केस के अंदर रैपिड डिटेरेशन इन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन आफ्टर दी ऑर्थोटोपिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन विद हेपेटिक एंड द न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट। इन्होंने ये बताया कि ओएलटी करने के बाद यानी ऑर्थोटोपिक लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा हो गई, हमारे हिसाब से तो कम हो जानी चाहिए। ये स्टडी बताती है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, आप नहीं कह सकते। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव सेंट्रल पोंटाइन एंड एक्स्ट्रा पोंटाइन माइलोनोसिस जो है ना, ये इसका प्रॉब्लम है ऑर्थोटोपिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन का। समझिए कि डायग्नोसिस ये कि सिर प्लाज्मीन को आपको डायग्नोस करने के लिए आपको चाहिए, आपको 24 आवर एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर चाहिए, आपको लिवर बायोप्सी चाहिए, आपको आई एग्जामिनेशन फॉर केयरिंग चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए शील्डिंग एजेंट चाहिए, डी पेंसिलिन इज ड्रग चॉइस, या ट्रांटिन चाहिए, या जिंक चाहिए, या कोई और शील्डिंग एजेंट चाहिए। और भी एजेंट हैं बहुत सारे। लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो रिफ्रैक्टिव डिजीज़ में चाहिए, वहाँ आप कर सकते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर में unclear benefits and possible harm of the orthotopic liver transplantation in neurological disease। ये याद रखिए, कुछ लोगों के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को नुकसान होता है, इसके बारे में प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अक्सर जो है फ़ायदा होता है। चिलेशन थेरेपी एंड दी ऑर्थोटोपिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन प्रोलॉन्ग सर्वाइवल हैज़ बीन बिकम नॉर्मल। 14 से लेकर 18 साल तक ज़िंदगी अच्छी होती है। थैंक यू वेरी मच।